सर ये गाने मोनेटाइज कैसे होते हैं? आई ऑलवेज वांटेड टू नो। आजकल आम हो गया चीट करना किसी को भी। एथिक्स और मतलब बिल्कुल जो एक मॉरल्स होते हैं वो ख़त्म हो गए। एब्सोल्युटली, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनके लिए हम एक पिक्चर की तरह हैं। सो आई हैव विद मी द मीत ब्रदर्स और आप लोगों ने चिटियाँ कलाइयाँ और बेबी डॉल और जितने सारे ये धमाकेदार गाने हैं वो सुने इनके बारे में और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। तो टुडे द सॉन्ग दैट देव गॉट इज कन्फेशंस। उन्होंने ऑलरेडी कन्फेशन कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अगेन दैट, बट आई डू वांट टू आस्क यू कि इस गाने में ऐसी क्या एक एक्स फैक्टर वाली बात है जो आपके मोस्टली हर गाने में होती है? इसमें इसका थॉट प्रोसेस गाने का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आजकल आम हो गया चीट करना किसी को भी। एथिक्स और मतलब बिल्कुल जो एक मॉरल्स होते हैं वो ख़त्म हो गए। तो अभी हम किसी को यूथ को या किसी को हम ऐसे आप समझाने जाएंगे तो उनको लेक्चर लगता है, उनको सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और कहा जाता है कि अगर आप इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वे से किसी को अगर आप पढ़ाते हैं तो वो इंसान बहुत जल्दी समझता है। तो जब हमने एक थॉट की, एक इंसान है जिसने किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को जब वो पहली बार जब ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही है तो उसको याद आता है यार कि मैंने इतनों के दिल तोड़े, शायद अब मेरी बारी है। सिंपल सा थॉट प्रोसेस है जो कभी किसी गाने में आया ही नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आदमी ने कभी ऐसा फील ही नहीं किया यार कि अब घबराहट हो रही है कि अब मेरी बारी आ गई है। तो वो थॉट प्रोसेस हम गाने में लेके आए हैं, वो LOC ने लिखा है और वीडियो में भी वो लेके आए हैं जिसमें रजनीश और करिश्मा ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, जो गौरव मेहरा ने वीडियो शूट किया है। सर ये गाने मोनेटाइज कैसे होते हैं? आई ऑलवेज वांटेड टू नो। देखिए, गाना किसी भी दूसरे प्रोडक्ट की तरह है कि लोग जैसे शॉप से खरीदते हैं चीज़ें, यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, जैसे एप्पल म्यूज़िक, हंगामा, सावन। तो इन प्लेटफॉर्म पे जाके लोग गाने डाउनलोड करते हैं, उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे जो गाने जब भी बजते हैं तो एक IPRS करके एजेंसी है, वो पैसे कलेक्ट करती है रेस्टोरेंट से, इवेंट से, वहाँ से भी रॉयल्टीज़ आती हैं। तो थोड़ा अलग मीडियम है समझने के लिए, लेकिन पैसे यहीं से आते हैं। लोग, ऑडियंस जब गाना सुनती है तो रेडियो पे सुनती है तो रेडियो वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन म्यूजिक लेबल को देती है, वो म्यूजिक लेबल आर्टिस्ट को बांटता है। आपके पास सर चेन है। वैसे अभी लिरिक राइटर को भी मिलना जो हाई कोर्ट का अभी आया है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का 2012 में ही आ गया था, लेकिन अब 2012 से ही लागू हो गया था। जो कॉपीराइट एक्ट था 1957 का, उसमें अमेंडमेंट हुई है 2012 में, और उसके हिसाब से अब 50-50 मिलेगा। जो ऑथर का जो राइट्स हैं उसको 50-50 मिलते हैं, लिरिसिस्ट को और म्यूजिशियंस को और कंपोजर्स को। सो यू नो आपके जब गाने आते जैसे बेबी डॉल हो गया या चिटिया कलाइया हो गया तो एक बहुत धमाका हो जाता है। एंड देन हाउ डज लाइफ चेंज आफ्टर अ बिग सॉन्ग? हु वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन? लाइफ चेंजेस बिकॉज देन पीपल, आप यही चाहते हैं हमेशा कि आप जो क्रिएटिविटी है वो लोग देखें। आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, पहले अपने लिए करते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि औरों को भी समझ आए, औरों को भी उसका फ़ायदा हो। तो जब आपका कोई बड़ा हिट गाना आता है तो फिर दुनिया की नज़र आपकी तरफ हो जाती है, फिर आप जो भी करते हैं तो लोग उसको ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं, तो आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है। पर क्या आप मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में इतना कट थ्रू कॉम्पिटिशन है, लाइक मेनी अदर इंडस्ट्रीज, कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट सॉन्ग? एब्सोल्युटली, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनके लिए हम एक पिक्चर की तरह हैं, पिक्चर अच्छी लगी तो ठीक है, डजेंट मैटर कौन क्या है। तो गाना अच्छा चलेगा तो लोग याद करेंगे, जैसे गाना अच्छा नहीं दोगे तो लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन यू नो इतनी बार हमेशा बात होती है एक्टर्स के स्ट्रगल की, कभी कभी सिंगर्स के स्ट्रगल की भी बात होती है, लेकिन इफ़ यू कैन, आई नो इट्स नॉट अ लॉन्ग इंटरव्यू, बट ब्रीफ में अगर आप बताना चाहो कि म्यूजिक डायरेक्टर की स्ट्रगल क्या हो? एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए टू ब्रेक इनटू लाइक द लीग दैट प्रॉब्ली यू आर इन। हाँ, एक्चुअली क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज म्यूजिक हर किसी को समझ नहीं आता। अगर आप, हर कोई सिंगर भी नहीं होता, एक्टिंग देख के आप बताते हो अच्छी एक्टिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, गाना सुन के समझ नहीं आता कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बहुत जल्दी उसके अंदर एक स्ट्रगल आ जाता है कि यार इसका म्यूज़िक अच्छा है या नहीं है, अनलेस आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूज़िक देते रहो रहमान साहब की तरह, नहीं तो इट्स वेरी वेरी उन्होंने भी बोला था काम नहीं मिलता, लाइक ही एक्चुअली वेंट ऑन रिकॉर्ड। एग्जैक्टली बहुत कंफ्यूजिंग होता है प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और ऑडियंस के लिए जानना कि ये कंपोजर अच्छा है कि नहीं। वो सिर्फ गाना हिट होता है तो ही समझ में आता है। ब्रेक इन करना भी बहुत मुश्किल है क्या? ब्रेक इन करना तो अगर आपका गाना अच्छा है और टैलेंट अच्छा है तो अब जैसे आज इतने नए जो पॉपुलर सिंगर्स हैं वो उन्होंने किसी के थ्रू नहीं आए, वो अपने थ्रू ही आए, उन्होंने अपने गाने यूट्यूब पे डाले हैं और वो निकल आ गए। तो आजकल ऐसा नहीं है। और हम किसी भी इंसान को देखिए, इतना अगर बिजनेस है और उसी हर साल किसी ना किसी को उसमें से रोटी चाहिए, तो एक ही आदमी अगर 15 साल 50 साल तक एक ही करता रहेगा तो बाकी क्या करेंगे? तो इसलिए ईश्वर ने सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है। जैसे अपने कहा रहमान साहब खुद बोल रहे काम नहीं मिलता, भाई आपने 10 साल या 15 साल रूल किया,
अब ऑब्वियसली अब नए लोग आए, नए चेंज होगी तो उनका भी हक है, उनको भी मिलना ही चाहिए। हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं हमारे सारे गाने चलेंगे, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम वो बनाएं जो आज की यूथ को भी समझ आए। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, एक तो व्हाई आर म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑलवेज इन जोड़ी? आपके केस में तो ऑफकोर्स ये लागू नहीं होता बिकॉज यू आर ब्रदर्स, बट स्टिल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो ये हमारे 20 साल के करियर में पहला ही यूनिक सवाल है। अभी क्योंकि अब मैं, जब आपने पूछा तो मैं सबकॉन्शियस में जा रहा हूँ और उसका अंदर से जवाब ये आ रहा है कि धुन जो है एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को समझ नहीं आती कि मैंने अच्छी बनाई कि नहीं बनाई, लेकिन जब 2 लोग होते हैं साथ में तो एक बोल सकता है यार कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और बनाते हैं। जब दोनों बोल देते हैं दोनों अच्छा है तो 99% वो हिट ही होती है, उनके लिए तो हिट ही हो जाती है, चाहे वो सुपर हिट ना हो, ब्लॉकबस्टर ना हो, बट एटलीस्ट बेइज्जती वाली धुन नहीं बनती। तो पैसा वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, इसलिए 2 लोगों का रहना बहुत जरूरी है। प्लस वो काम इवन प्रोग्रामिंग हो, लिरिक्स हो, हर चीज़ क्रिएटिव है उसमें, इतने लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी है और इतनी यूनिक क्रिएटिविटी है कि जैसे पिक्चर बनाने में कोई ऐसी 2 लोग नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि बचपन से चन्ना मामा पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सबको नॉलेज आ, आप भी आज एक पिक्चर लिख दोगे, वो भी कहानी सबकी लाइफ में मिल जाती है, लेकिन मेलोडी धुन नहीं मिलती, किसी को नहीं आती, लिरिक्स किसी को समझ नहीं आते, राइमिंग करना पड़ता है, बहुत ही ट्रिकी, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्रिएटिव बिजनेस इन द वर्ल्ड। पेंटिंग भी कुछ भी पेंट कर दो तो एक बार कहता है वाह वाह क्या पेंट है। धुन, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोग्रामिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, हर लेवल पे 2 दिमाग चाहिए। आप लोगों के बीच मतलब डिफरेंसेस, झगड़े नहीं होते? मतलब नहीं, ऑब्वियसली होते होंगे। डिफरेंसेस तो बहुत ज़रूरी हैं, डिफरेंसेस नहीं होंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? जिंदगी में मुद्दा कभी ये नहीं होता कि कभी भी कि डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। बात यह है कि डिफरेंसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं और उसके प्रोसेसेस क्या हैं। तो बात यह है कि जब 2 लोगों के माइंड में बचपन से ये चीज़ सेट है कि भाई ये एंड रिजल्ट दोनों का है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ से आ रहा है कि वहाँ से आ रहा है, अच्छी चीज़ जानी चाहिए। और हम लोग हमेशा नहीं, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो? जैसे आप लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो या आप मेलोडी पे ज़्यादा, ये मतलब ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक जो बेस ट्रैक होता है उस पर जिस वक्त जो जैसे अवेलेबल, वैसे अगर एक कोई चीज़ है जो गाना है या उसका पूरा जो प्रोसेस है वो हरमीत कर रहा है, एक मैं कर रहा हूँ, कुछ हमारे और बिजनेसेस भी हैं, तो इतने काम है उनके बीच में हम दोनों कम पड़ जाते हैं, तो आपस में ही फिगर आउट कर लेते हैं। आपने इसका जवाब टेनिस प्लेयर्स के अंदर है। जोड़ी देखी आपने टेनिस की, कौन कैसा शॉट मारता है पता नहीं, लेकिन दोनों ही खेल रहे होते हैं और दोनों ही इट्स अ टीम वर्क, दोनों ही सेम काम करते हैं हम दोनों, लिरिक्स पे भी सब पे। टेनिस के शॉट्स मारते हैं, कभी किसी का ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी किसी दूसरे का ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिसका लग जाए वो जो जीतते दोनों ही हैं। तो टेनिस इज द बेस्ट आंसर टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों कैसे काम करते हैं। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, ये आजकल जो बॉयकॉट बॉलीवुड की वेव चल पड़ी है, उसको लेकर आपका क्या टेक है? सर मुझे तो ऐसी वेव दिखी भी नहीं, ना सुनी मैंने। ये है कि मुद्दे की बात ये है कि बॉयकॉट बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी लव्स बॉलीवुड। बाकी बिल्कुल सही बात है कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो ये एक इमोशनल वेव है और इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, रियलिटी भी नहीं है, मैच्योरिटी भी नहीं है। ये बहुत ही, मैं इसको बहुत ही समझता हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें छोटे बच्चे करते हैं, हम कहते हैं छोड़ो ना ये बचपना है, ये मुझे वैसी वेव लगती है। क्योंकि आप बॉयकॉट क्या कर रहे हैं, आप खुद का एंटरटेनमेंट बॉयकॉट कर रहे हैं। कि ऐसा थोड़ी, इवेंचुअली आप फिल्म्स में आपको एंटरटेन करती हैं, गाने आपको एंटरटेन करते हैं, आप OTT पे आप कंटेंट देखते हैं, आपको सब वही आर्टिस्ट आप ही में से निकल के वहाँ जाके, कल आपके बच्चे भी हो सकता है वहाँ जाके एक्टिंग करें। तो इसलिए And you are the classic example because you are not nepotism. No, आप अपने ही एंटरटेनमेंट को बॉयकॉट कर रहे हो, इसमें लॉजिक क्या है? इन लास्ट शॉट की आई डोंट नो क्या वेव है, मैंने सच में नहीं सुना, लेकिन अगर कुछ गलती भी कोई निकाल रहा है अगर इसमें, तो गलती तो बिजनेसेस में भी होती है, स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होती है। तो क्या बॉयकॉट बिजनेस या बॉयकॉट पॉलिटिक्स करोगे क्या? अगर करोगे तो बॉलीवुड को भी करो। सो इट शुड बी ऑल इक्वल, राइट? स्कैम्स और गलतियां सबसे हो रही हैं, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जो बॉयकॉट कर रहे हैं उनसे भी हो रहे हैं, और अपने घरों में सब स्कैम्स करते ही हैं ना। जो भी कह रहा है बॉयकॉट आपके न्यूज़ चैनल पे, उनका मोबाइल मंगवाइए, उनके बैंक स्टेटमेंट मंगवाइए, फिर हम उनकी गलतियां तो हम उनके घरों में जाके चेक करेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, फिर उनको भी बॉयकॉट करेंगे। बाकी लोग पीछे बंद करने के लिए बोल रहे हैं, तो बट थैंक यू सो मच फॉर सच एन ऑनेस्ट आंसर। और प्लीज ट्यून इन टू कन्फेशंस on our radio stations as well or YouTube as well, right?